गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइटर बेस 2.0 में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने हद चक्र डिस्कस किया था। आज उस हद चक्र को, कार्डियक साइकिल को हम एनसीईआरटी से फॉलो करने वाले हैं। चलो एनसीईआरटी में देख लेते हैं हद चक्र में क्या दिया है। एनसीईआरटी में हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। हृदय का क्या हो रहा है? अनुशिथिलन। शिथिलन अवस्था में होना ही अनुशिथिलन अवस्था कहलाता है। इस समय त्रिवलयन कपाट खुले रहते हैं। इस हद चक्र में हमने कुल अवस्थाएं कितनी ली है? 3। और 3 अवस्थाओं में ये जो सबसे पहली उन्होंने बात की है अवस्था की, वो है हृदय का अनुशिथिलन। और अनुशिथिलन में वो बता रहे हैं कि त्रिवलय और द्विवलय वलन कपाट खुले रहते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुसीय शिरा व महाशिरा से क्रमशः बाएं और दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। वही आलिंद में, दोनों आलिंद में रक्त वाहिनियां खुलती है और आलिंद से रक्त निलय में जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अर्धचंद्राकार कपाट अवस्था में बंद रहती है। इस अवस्था में अर्धचंद्राकार कपाट मतलब सेमिलुनार वाल जो है, वो सेमिलुनार वाल क्या रहते हैं? बंद। अब सिरा आलिंद ऐसे क्रिया विभव पैदा करता है। एस ए नोड क्या पैदा करता है? क्रिया विभव, जो दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद प्रकुंचन, ये दूसरी चरण, आलिंद का क्या करवाता है? प्रकुंचन। आलिंद का प्रकुंचन करवाएगा कौन? ऐसे नोड। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। जैसा हमने पढ़ा है कि आलिंद के प्रकुंचन से, आलिंद से निलय में रक्त जा रहा था, किसमें? अनुशिथिलन अवस्था में, और धीरे धीरे जा रहा था। लेकिन अब आलिंद का प्रकुंचन हुआ। आलिंद के प्रकुंचन होने से ये प्रतिशत, ये बहाव बढ़ गया। कितना प्रतिशत बहाव बढ़ा? 30% ये बहाव क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो 30% ज्यादा आलिंद से रक्त कहां जाएगा? निलय में। निलय में क्रिया विभव का संचालन आलिंद निलय पर्व तथा आलिंद निलय बंडल द्वारा होता है। मतलब निलय का संकुचन कौन करवाएगा? एवी नोड और एवी बंडल। हमने देखा ऐसे नोड किसका संकुचन करवाता है? आलिंद का। और एवी नोड, एवी बंडल, पुरकिंजे तंतु किस में मदद करते हैं? निलय के संकुचन में। लेकिन वो तरंग आती कहां से है? ऐसे नोड से। मुख्य स्रोत क्या है? ऐसे नोड, जहां से हिस बंडल इसे निलयी पेशी विन्यास तक पहुंचाता है। वही मैंने बताया, ऐसे नोड से सिग्नल जाएगा एवी नोड, आलिंद का प्रकुंचन। एवी नोड से सिग्नल जाएगा बंडल, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंज तंतु। ये जो है, ये निलय का प्रकुंचन करवाएंगे। ये यहां बात बता रहा है। इसके कारण निलय पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय का क्या होगा? प्रकुंचन। ये तीसरा चरण। पहला चरण इसके अनुसार अनुशिथिलन, दूसरा चरण जो इसके अनुसार है वो आलिंद का प्रकुंचन, और तीसरा चरण है निलय का प्रकुंचन। इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। आलिंद कहाँ चले जाते हैं? विश्राम अवस्था में। और निलय का क्या होता है? प्रकुंचन। आलिंद को अनुशिथिलन कहते हैं। आलिंद का क्या कहला जाता है? अनुशिथिलन। जब वो आलिंद किस अवस्था में होता है? विश्राम अवस्था में।
जो आलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है, आलिंद के प्रकुंचन के साथ होता है। निलयी प्रकुंचन, निलयी दाब बढ़ जाता है जिससे त्रिवलयी त्रिवलयी और आगे देख लेते हैं इसमें। निलयी प्रकुंचन, निलय का जब प्रकुंचन होता है, निलय का दाब बढ़ जाता है और इस दाब से त्रिवलयन मतलब ट्राइकस्पिड वाल व बाइकस्पिड वाल बंद हो जाते हैं। कौन कौन से वाल बंद हो जाएंगे? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। किसके प्रकुंचन से? निलय के प्रकुंचन से। निलय प्रकुंचन से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल बंद हो जाते हैं, अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात आलिंद में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे ही निलय दाब बढ़ता है, अर्धचंद्राकार कपाट और फुफ्फुसीय धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब निलय में दाब बढ़ेगा तो रक्त जाएगा किसमें? फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी, क्योंकि वहां पर उनके दोनों के वाल खुल जाएंगे, मतलब अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे, जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। फुफ्फुसीय धमनी रक्त को कहाँ ले जाएगी? फेफड़े में। और इधर अगर हम महाधमनी की बात करें तो वो रक्त कहाँ ले जाएगी? पूरे शरीर में। निलय अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसे निलयी अनुशिथिलन कहा जाता है। इसके बाद निलय संकुचन के बाद क्या हो जाता है? शिथिलन। इस तरह निलय का दाब कम हो जाता है जिससे अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, और निलय का दाब कम होगा तो रिवर्स ब्लड को रोकने के लिए अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं? बंद, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता। निलय में फिर विपरीत प्रवाह नहीं होता। मैंने बताया था वाल केवल एक ही दिशा में खुलेंगे। रक्त इधर से इधर आ रहा है तो वाल केवल इधर खुलेंगे, फिर रक्त इधर से रिवर्स फ्लो नहीं जाएगा क्योंकि वाल इससे ज्यादा इधर नहीं जाएगा, एक ही दिशा में। निलय दाब कम होता है, अतः आलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट तथा द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। आलिंद में प्रेशर कम, निलय में प्रेशर, निलय दाब कम हो जाता है और आलिंद में रक्त का दाब अधिक हो जाता है, क्योंकि आलिंद में रक्त भरने लग गया है, शिथिल हो गया था पहले आलिंद, तो इस कारण बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। इस तरह सिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। होना ही चाहिए, क्योंकि आलिंद का दाब बढ़ चुका है और निलय का दाब घट चुका है। अब तो आगे देख लेते हैं। निलय तथा आलिंद एक बार पुनः जैसा कि ऊपर लिखा गया है शिथिल अवस्था में चले जाते हैं। सिरा आलिंद पर्व, कोटरा आलिंद गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करती है तथा उपरोक्त वर्णित सारी क्रिया को दोहराती, जिस प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और इसे ही हमने हद चक्र कहा है। इसी को क्या नाम दिया है? हद चक्र। फिर से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। प्रक्रिया वही है, यहाँ लिखा हुआ है, जिसको मैंने कल के लेक्चर में आपको समझाया कैसे हद चक्र चलता है, कैसे आलिंद का प्रकुंचन, निलय का प्रकुंचन, आलिंद का शिथिलन, निलय का शिथिलन होता है, वही है। अब यहाँ पर उन्होंने जो हृदय के दो साउंड जो हमने बताए थे, लब साउंड और डब साउंड, उनकी बात की है यहाँ पर। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ, एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच के घटनाक्रम को हद चक्र का, यह परिभाषा दी उन्होंने। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ के बीच के घटनाक्रम को क्या कहा है? हद चक्र। एक शुरू हुआ, खत्म हुआ और फिर शुरू हुआ। शुरू से पहले
आरंभ हुआ, फिर आखिर में फिर दूसरा चक्र आरंभ हुआ। इन्हीं के बीच के समय को क्या कहा है? हद चक्र। और इस क्रिया में दोनों आलिंद और दोनों निलयों का प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। इस प्रक्रिया में प्रकुंचन और अनुशिथिलन सम्मिलित होता, दोनों साथ साथ होते हैं। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। ये ऐसे नोड वाला काम है। हमने हृदय स्पंदन दर देखी थी उधर, हार्ट बीट 72 बार। कौन करता है? कंट्रोल ऐसे नोड। ऐसे नोड सब कंट्रोल करती है और 72 बार क्या आता है? हृदय स्पंदन। अर्थात 1 मिनट में कई बार हद चक्र होता है। 1 मिनट में हद चक्र कई बार होता है, इसका मतलब 72 बार कम से कम होगा ही होगा। 72 बार हद चक्र होता है, जो कि 72 बार हृदय स्पंदन होता है। आगे चले थोड़ा। इससे एक चक्र का समय 0.8 सेकेंड निकाला जा सकता है। हमने जो पूरा हद चक्र देखा उसमें 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके कहाँ चले थे? 0.8 सेकेंड का हमने निकाला था हृदय चक्र का हद चक्र पूरा। प्रत्येक हद चक्र में 30 ml रक्त पंप करता है। प्रत्येक हद चक्र में निलय 70 ml रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहा जाता है। इन दोनों परिभाषाओं को अब हम फिर से समझेंगे यहाँ के आगे, क्योंकि प्रवाह आयतन, हद निकास, ये दोनों समझना है अभी हमको। यहाँ से और थोड़ा समझा रहा हूँ अभी मैं, और फिर हम आगे समझेंगे स्लाइड पे, क्योंकि ध्वनियां समझेंगे इसके बाद। तो आयतन प्रवाह आयतन कहा जाता है। प्रत्येक हद चक्र में 70 ml रक्त प्रवाह किया जाता है निलय द्वारा, उसे क्या नाम दिया है? प्रवाह आयतन। प्रवाह आयतन को हद दर से गुणा करने पर हद निकास, अब आ जाएगा कौन? हद निकास कहलाता है। प्रवाह आयतन को हद हृदय स्पंदन दर से क्या कर दो? गुणा। मतलब 72 आती है और 72 का 70 में गुणा कर दो। इसलिए हद निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती है। हद निकास स्वस्थ मनुष्य का कितना होगा? 5 लीटर या 5000 मिलीलीटर। इसको थोड़ा भी और समझाऊंगा मैं, और एक दो हम प्रश्न भी हल करेंगे, सवाल करेंगे यहाँ से आगे। हम प्रवाह आयतन व हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं। हम बदल सकते हैं प्रवाह, हम किस किस को बदल सकते हैं? प्रवाह आयतन और हृदय दर को हम बदलने की क्या रखते हैं? क्षमता। ये क्षमता हमारे अंदर है कि हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे हद निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पे खिलाड़ी धावकों का हद निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ते हैं, और दौड़ते हैं तो हृदय स्पंदन दर बढ़ेगा, दर बढ़ेगी तो हद निकास बढ़ेगा। हद चक्र के दौरान, अब थोड़ा सा आगे हम साउंड की बात कर लें। ये 2 पॉइंट तो अभी हम आगे और समझेंगे, अभी पहले साउंड की बात कर लें, फिर ईसीजी को पढ़ेंगे। हद चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। प्रथम ध्वनि को क्या कहा है? लब। जो त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट के बंद होने से, बार बार मैंने बोला, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल के बंद होने से यह ध्वनियां उत्पन्न होती है। कौन सी ध्वनियां उत्पन्न होती है? ध्वनि है लब की, पहला साउंड। जबकि दूसरी ध्वनि जब अर्थात अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से होती है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है। अगर ये ध्वनियां गड़बड़ हुई है, इसका मतलब हृदय का पूरा काम जो है वो व्यवस्थित नहीं चल रहा है, तो इनका उपयोग है। ठीक है, अब हम 2 परिभाषाएं समझेंगे, पहले प्रवाहितन और हद निकास, और फिर हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक। यहाँ से अगला जो हम टॉपिक समझने वाले हैं वो क्या है? विद्युत हद लेख।
ये वाला टॉपिक हम समझेंगे कौन सा, विद्युत हद लेख इसके बाद। ठीक है, अब चले हम स्लाइड पर। दो परिभाषाओं का हमको अध्ययन करना है, प्रवाह आयतन और दूसरा जो हमारा परिभाषा है वो है हद निकास। तो हम पहले देख लेते हैं प्रवाह आयतन, समझ रहे हैं इनको। अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो ये हृदय है, यहाँ से रक्त ले जाने वाली और यहाँ से रक्त ले जाने वाली। प्रवाह आयतन अब समझने वाले हैं। प्रवाह आयतन का मतलब है एक, ये है निलय, निलय द्वारा जितना भी रक्त, जो कि 70 ml है प्रति मिनट, एक मिनट में निलय जो है वो 70 ml रक्त कहाँ छोड़ देता है, रक्त वाहिनी महाधमनी में, और इसी को नाम दिया है प्रवाह आयतन। क्या नाम दिया है, प्रवाह आयतन। 70 ml रक्त एक मिनट में कहाँ छोड़ देता है, किसमें छोड़ देगा वो, महाधमनी। और इसी को मैं क्या नाम दे रहा हूं, प्रवाह आयतन, क्योंकि ये प्रवाह हो रहा है, निलय से कहाँ जा रहा है, बाहर, किसमें, महाधमनी में। कुछ हृदय में भी बच जाता है रक्त। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, मेरे पास निलय में रक्त था 170 ml। बहुत फेमस प्रश्न है, यहाँ से समझना तभी चीजें आपको प्रवाह आयतन की समझ में आएगी। कि मेरे पास रक्त था इस निलय में 170 ml, किस समय था, तो यह समय था अनुशिथिलन या शिथिलन, ऐसा समझो प्रकुंचन, शिथिलन से नहीं प्रकुंचन से लेते हैं। निलय प्रकुंचन आरंभ, निलय प्रकुंचन के आरंभ में, अभी प्रकुंचन नहीं हुआ, पूरा भर गया है बोरा, कौन सा, निलय, रक्त से, तब उसमें कितना था, 170 ml। और निलय का पूरा प्रकुंचन हो गया, उसके बाद में अंत में, निलय प्रकुंचन के अंत में बचा 100 ml रक्त। कितना रक्त बचा है, 100 ml। तो बताओ प्रवाह आयतन क्या होगा, एक फेमस प्रश्न है। निलय प्रकुंचन के आरंभ में 170 ml और निलय प्रकुंचन के अंत में 100 ml रक्त बचा निलय के अंदर, तो बताओ प्रवाह आयतन कितना होगा। जैसे एक क्लास में लेक्चर खत्म होने के पहले स्टूडेंट थे, लेक्चर शुरुआत होने के समय स्टूडेंट थे 170, और लेक्चर जैसे ही अंत हुआ स्टूडेंट क्लास से बाहर हो गए और कमरे में बचे मात्र 100 स्टूडेंट। तो बताओ कितने स्टूडेंट क्लास से बाहर चले गए। सीधा फेमस प्रश्न है कि सर बहुत आसान है, 170 में से आप माइनस कर दो 70 को, सॉरी 100 को, क्योंकि 170 स्टूडेंट पहले थे क्लास के शुरुआत में, आरंभ में, और क्लास के बाद खत्म होने पर अंत पर कितने बचे, 100 क्लास कितने चले गए, और वो जाने वाले स्टूडेंट होंगे 70। 70 ml रक्त क्या कर दिया है, प्रवाह, उन्हीं का तो प्रवाह हुआ, जो बैठे रहे स्टूडेंट वो तो क्लास में बैठे ही रहे। इसी को कहा जाता है प्रवाह आयतन स्ट्रोक वॉल्यूम। बहुत फेमस प्रश्न है यहाँ का।
और दूसरी परिभाषा देखते हैं अब हम, हद निकास। कार्डियक आउटपुट, और इसका सूत्र निकल कर आता है हद निकास बराबर प्रवाह आयतन गुणा हृदय स्पंदन। प्रवाह आयतन हमारे पास है 70 ml और हृदय स्पंदन है हमारे पास 72। टोटल आएगा 5000 ml प्रति मिनट या फिर 5 लीटर पर मिनट, और इसी को कहा जाता है हद निकास। क्या बोला गया है? हद निकास। तो 1 मिनट में कितना लीटर रक्त? 5 लीटर रक्त क्या कर दिया जाएगा? हद निकास के रूप में निकाल लिया जाएगा। इसे कहा जाता है हद निकास। 5 लीटर क्या आएगा? हद निकास रक्त का। ठीक है, तो ये हमारा हद निकास आया निकालने का फॉर्मूला। बहुत आसान है, अगर आपको यहाँ से कोई भी डिजिट्स बदलता है तो आप फार्मूला लगा सकते हो। जैसे मैंने दे दिया कि किसी व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर कितनी है? 100। तो बताओ हृदय स्पंदन दर उसकी कितनी है? 100। तो बताओ उसका हद निकास कितना हो? तो निकालने का हमारे पास फार्मूला है, हृदय स्पंदन दर दे दी उन्होंने, तो हम सामान्यतः 70 ml रक्त प्रवाहित होता है और हृदय स्पंदन दर कितनी आ गई? 100। उसका 7000 ml या 7 लीटर उसका क्या आएगा? हद निकास। क्या आने वाला है? हद निकास। अगर आपसे दे दिया जाए कि यहाँ पर 100 आपकी क्या है? 60 स्ट्रोक वॉल्यूम है, प्रवाह आयतन है, कितना है? 60। तो हद निकास कितना होगा? प्रवाह आयतन 60 है तो हद निकास कितना होगा ये निकालना है। तो आसान है, यहीं पर हद निकास दिया है 60, हृदय स्पंदन दर नहीं दी जाए तो मान लेना है 72। जैसा हमने यहाँ 70 माना जब नहीं दिया तो, ऐसा यहाँ कितना मानना है? 72। गुणा करो, कितना आएगा यहाँ पर? 0, मतलब लगभग 4000 ml आएगा या 4 लीटर का क्या रहेगा? हद निकास कितना आएगा? 4 लीटर। तो सिंपल क्वेश्चन आए थे यहाँ से। अब अगर आपको दिया जाए कि किसी व्यक्ति का हद निकास दे दिया हो, कभी मान कि हद निकास है 7200 ml, क्या है? हद निकास। किसी व्यक्ति का हद निकास कितना है? 7200 ml। तो बताओ उस व्यक्ति का प्रवाह आयतन कितना होगा? सिंपल प्रश्न पूछा है, प्रवाह आयतन कितना होगा? 7200 ml उसका क्या है? हद निकास। तो सामान्य सा फार्मूला हमारे पास इधर लगाया, 7200 हद निकास, प्रवाह आयतन पूछा है x, और हमारे पास हृदय स्पंदन दर है 72। इधर ले जाओ, x इधर ही रहा, 7200 बटे ये 72, ये कटा, यहाँ पर कितना आया? 100। तो उसका प्रवाह आयतन कितना आएगा? 100 ml प्रति मिनट। ये क्या आ गया? उसका प्रवाह आयतन। इस तरह से आपसे क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न। किसी भी तरह के प्रश्न इधर उधर पूछे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, ये अभी हमने समझा प्रवाह आयतन, हद निकास। अब इसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ईसीजी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ईसीजी। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है
जो मशीन है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जिसमें आपको एक ग्राफ नजर आता है। जैसे इसको अगर हम समझें सीधे भाषा में, तो आपने एक पेशेंट को जो आईसीयू में भर्ती है, उसकी पलंग के बाजू में एक टीवी देखी होगी, और उस टीवी पर इस तरह की लाइनें चलती हैं। इस तरह का ग्राफ वाली टीवी में चलता रहता है, ऊंचा नीचा इस तरह का ग्राफ चलता रहता है। इसी ग्राफ को क्या नाम दिया है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है। ईसीजी हद चक्र के दौरान हृदय की विद्युत तरंग को ग्राफ द्वारा निरूपित करना। ईसीजी कहलाता है। तो हम देख चुके हैं हृदय चक्र, और हृदय चक्र की अगर हम बात करें तो हृदय चक्र अभी अभी जो हमने देखा है, उस हृदय चक्र में कुल चरण कितने थे? 3। आलिंद का प्रकुंचन, निलय का प्रकुंचन, और आलिंद निलय दोनों का संयुक्त अनुशिथिलन। और ये जो यहाँ पर प्रकुंचन और अनुशिथिलन हो रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है? विद्युत तरंग। क्योंकि विद्युत तरंग मतलब क्रिया विभवांतर ऐसे नोड और एवी नोड उत्पन्न करते हैं, और इसी क्रिया विभवांतर के कारण आलिंद और निलय का क्या हो रहा है? प्रकुंचन और अनुशिथिलन। और उन विद्युत तरंगों को किसके द्वारा निरूपित करना? ग्राफ के द्वारा निरूपित करना। इसके दौरान, हद चक्र के दौरान, क्या कहलाता है? ईसीजी। और इस ईसीजी में इस तरह के ग्राफ में लाइनें आएंगी। ईसीजी का ग्राफ में इस तरह से क्या आने वाली है? लाइनें। अभी हम देखेंगे ईसीजी का ग्राफ। ठीक है, तो ईसीजी क्या कहलाता है? हद चक्र के दौरान हृदय की विद्युत तरंग को ग्राफ के द्वारा निरूपित करना क्या कहलाता है? ईसीजी कहलाता है। तो हद चक्र में हमने देखा ऐसे नोड, एवी नोड, आलिंद और निलय का क्या करती है? प्रकुंचन। और वो प्रकुंचन तभी होता है जब क्रिया विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी क्रिया विभवांतर के कारण क्या बनता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो समझते हैं आगे ईसीजी में क्या करेंगे। 3 विद्युत लीड को मनुष्य 2 कलाई व एक बाएं पैर की एड़ी व मशीन से जोड़ते हैं। विस्तृत अध्ययन
के लिए कई विद्युत लीड मनुष्य के सीने से जोड़ते हैं। दो पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पर। जो मशीन, वो जो ईसीजी है, ईसीजी मतलब मशीन है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब क्या है, ये मशीन है। और इस पर जो बनता है ग्राफ उसे कहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो क्या है, वो जो ग्राफ है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो क्या है, मशीन। ये याद रखना आप। तो उस मशीन से कितनी लीड निकालते हैं, तीन। तीन विद्युत लीड होती है और उनको चिपकाते हैं मनुष्य से तीन जगहों पर, एक दाएं और एक बाएं, बाएं दाएं बाएं हाथ की कलाइयों से, और एक बाएं पैर की एड़ी से। तो तीन जगहों पर वो लीड को चिपकाते हैं। विद्युत की लीड होती है, चिपका देते हैं इस तरह से, और फिर जब ये चिपका देते हैं तब ये ग्राफ बनाती है। पर आपको यदि विस्तृत जानकारी देखना है, सारी चीजें, हृदय की सारी चीजें आपको देखना है ग्राफ के अलावा, तो हम क्या करते हैं, विस्तृत अध्ययन के लिए कई सारी लीड सीने से चिपका देते हैं, पूरा सीना भर देते हैं विद्युत लीड से। और जब सीना भर देते हैं तो ये कई सारी जानकारियां देते हैं, हार्ट डिसीजेस बताती है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ऐसी बीमारियों की भी जानकारी देता है ये ईसीजी। तो जब आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी चाहिए तो कई सारी विद्युत लीड कहाँ चिपकाई जाती है, सीने से चिपकाई जाती है। ठीक है। और अगर आपको केवल ईसीजी देखना है, ग्राफ ही देखना है, हद चक्र के दौरान हृदय की विद्युत तरंग को अगर हमको देखना है, तो उसके लिए केवल आपको कितनी लीड चाहिए, तीन लीड चाहिए। दो कलाई से जुड़ेगी और एक एडी से जुड़ेगी यहाँ। ठीक है। अब चलते हैं कि ये ग्राफ बनता कैसा है, इस ग्राफ को देखते हैं अब हम। लाइन नहीं खींचते हैं, डॉट डॉट बनाते हैं, क्योंकि लाइन ईसीजी के बना लेंगे। लाइन जो बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे, ईसीजी की। अब ये ईसीजी चालू करते हैं यहां से, इस लाइन पर ये तरंग है आगे, ये गई इधर, थोड़ा और आगे बढ़ाते, फिर इसके बाद अगली तरंग ये यहां पर बनाई मैंने, पी क्यू आर एस और ये टी, और ये फिर से स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर। ये है हमारा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी यहां पर बनाया है। इसमें कुल हमारे पास तरंग कितनी है, तीन। तीन तरंग तीन चीजों को दर्शाएगा। पहला किसको दर्शाएगा, पहली तरंग है हमारी पी तरंग। पी तरंग दर्शाता है आलिंद का प्रकुंचन। दूसरी तरंग है हमारे पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये दर्शाएगा निलय का प्रकुंचन। तीसरा है
टी तरंग। निलय का अनुशीतलन। तीन यहां पर तरंगे हैं। पहली तरंग जो हमने देख रहे हैं वो क्या है, पी तरंग। पी तरंग जो उठी है यहाँ पर, ये जो छोटी सी पहाड़ी बनी है, छोटा सा टीला बना है, इसको नाम दिया है पी तरंग। क्या बोला गया है, पी तरंग। और पी तरंग क्या बताती है, आलिंद का प्रकुंचन। पी तरंग बताती है आलिंद का प्रकुंचन। आलिंद प्रकुंचित हुआ है, आलिंद में सिस्टोल हुआ है, आलिंद का प्रकुंचन हुआ है। किसने करवाया है, ऐसे नोड ने। अब ये ऐसे नोड का प्रकुंचन होने के बाद ये सिग्नल गया है कहां पर, ऐसे नोड से एवी नोड, और एवी नोड पर पहुंचने के बाद में एवी नोड ने आगे सिग्नल भेजा और नीले का क्या करवाया, प्रकुंचन। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या दर्शाता है, नीले का प्रकुंचन। ऐसे नोड से सिग्नल आया है एवी नोड, और एवी नोड से सिग्नल एवी बंडल, बंडल ऑफिस और पुरकिंजे फाइबर्स तक गया, और वहां उनका क्या कराया है, प्रकुंचन। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ने नीले का क्या करवाया है, प्रकुंचन। तीसरा जो चरण है वो क्या है, टी तरंग। तीसरा जो चरण दिख रहा है, टी तरंग, थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी, ये माउंट एवरेस्ट पहाड़ी हो गई, ये थोड़ी ऊंची सी पहाड़ी है, टीला ही था, तो टी वेव थोड़ी ऊंची पहाड़ी है। इसमें क्या हुआ, निलय का अनुशीतलन। निलय जो प्रकुंचित हुआ था, निलय क्या हुआ था, प्रकुंचित, उसका क्या हो गया है, अनुशीतलन। क्या हो गया है, अनुशीतलन। वो प्रकुंचित हुआ था, पहले सिकुड़ा था, अब वापस से फैला है, अनुशीतलन हुआ। वो कौन दर्शाएगा, टी तरंग। और टी तरंग इस बात की भी सूचना देती है कि इस टी तरंग पर निलय का प्रकुंचन क्या हुआ है, समाप्त। ये एनसीईआरटी में सीधी लाइन लिखी है, क्योंकि यहीं से जब निलय का प्रकुंचन समाप्त होगा तभी तो निलय का अनुशीतलन शुरू होगा। तो टी वेव ये भी दर्शाती है कि निलय का क्या हुआ है, प्रकुंचन का अंत हुआ, और टी वेव ही दर्शाती है निलय का क्या हुआ है, अनुशीतलन। तो ये ग्राफ में हमने देखा कि ये ग्राफ में कुल तरंगे कितनी आ रही है, तीन तरंगे, पी तरंग, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी तरंग। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये मैच द कॉलम में पूछा जाता है। पी तरंग क्या करती है, आलिंद का प्रकुंचन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, निलय का प्रकुंचन। टी तरंग क्या करती है, निलय का अनुशीतलन। ये ग्राफ यहाँ ईसीजी ग्राफ इससे समझाता है। तो ये हमारा ईसीजी ग्राफ था जो हमने समझा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये ग्राफ में कोई भी परिवर्तन आता है, जैसे अगर ग्राफ में परिवर्तन आता है कि पी तरंग फैल गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहां चला गया, बहुत ऊंचा चला गया, टी तरंग फ्लैट हो गई, कुछ भी अगर इस ग्राफ में गड़बड़ होती है इस ग्राफ के अलावा, तो इससे कई सारी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, हृदय रोग, हृदय की बीमारियां होती है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, पात, हद, घात, कार्डियक अरेस्ट, एंजाइना, ऐसी कई सारी बीमारियां होती है अगर इस ग्राफ में क्या आता है, परिवर्तन। ये ग्राफ ऐसा ही आना चाहिए, पी का छोटा सा टीला, क्यू आर एस माउंट एवरेस्ट, और टी का क्या आना चाहिए, पहाड़ी। अगर ऐसा आता है तो ये हृदय से ही कवर कर रहा है, अगर ऐसा नहीं आता है तो हृदय में क्या हो गए हैं, हृदय रोग हो गए हैं, हृदय की बीमारियां हो गई है, ठीक है। यहां तक की बात स्पष्ट हो गई आपकी। चले आगे इसमें, अब हम इस ग्राफ को समझेंगे एनसीईआरटी से। चलो एनसीईआरटी में चल देते हैं कि ग्राफ को अब हम एनसीईआरटी से टेली करेंगे। ये रहा ग्राफ ईसीजी का, ये पी तरंग, छोटी सी टीला, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये टी तरंग, और फिर वापस से क्या आ गई है, यहां पर वापस से क्या आ गई है, ये पी तरंग, ये वापस पी तरंग आ गई है। यहां से यहां तक का जो समय होता है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है।
क्योंकि ये एक हद चक्र बताता है। क्या दिखाता है? हद चक्र। चलो समझ लेते हैं। हद, विद्युत हद लेख, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। टेलीविजन के दृश्य से परिचित होंगे, टीवी पे ही चलेगा, ये मैंने जैसा बताया है। जब कोई बीमार व्यक्ति हदघात के कारण निगरानी मशीन, मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है। हदघात हुआ है। क्या हुआ है? हदघात। हार्ट अटैक आया है और उस व्यक्ति को कहां रखा गया है? मॉनिटरिंग पे भर्ती है वो व्यक्ति, आईसीयू में। आप पीप 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 और पी 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 की आवाज सुन सकते हैं, वहां पी पी की आवाज चलती रहेगी। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मशीन को नाम दिया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, का उपयोग विद्युत हद लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी के लिए किया जाता है। मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो बनेगा विद्युत हद लेख वो क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ध्यान रखना, मशीन का नाम ग्राफ है और जो ये ग्राफ बना है इसका नाम ग्राम है। यहाँ उल्टा है, क्या हो रहा है? यहाँ उल्टा, यहाँ सीधा नहीं है, तो हम सीधे में अटक जाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये ग्राफ होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो मशीन होगी। नहीं, ग्राफ मशीन है और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो ग्राफ है। ईसीजी हृदय के हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण करता है। हद चक्र में विद्युत की क्रियाकलापों का आरेखीय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, निरूपण करता है। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड, जैसा मैंने बताया, कितनी विद्युत लीड होना चाहिए? 3, 2 कलाई तथा एक बाईं ओर की एड़ी से जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। 3 जगह विद्युत लीड लगाते हैं। हृदय की क्रियाकलापों का विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों लीड्स को सीने से जोड़ते हैं। मैंने बताया सीने से जोड़ते हैं, वही वाली बातें हैं जो मैंने अभी बताई आप। यहां हम केवल मानक ईसीजी के बारे में बताएंगे। ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाकलापों को प्रदर्शित करता है। P तरंग आलिंद के उद्दीपन को या विध्रुवण को के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों आलिंद का संकुचन होता है। अभी बताया पी तरंग क्या दर्शाती है? आलिंद का संकुचन। दोनों आलिंद का क्या हो जाता है? संकुचन। वो कौन दर्शाएगा? पी तरंग। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सम्मिश्रण नीले के अध्रुवण प्रस्तुत करता, जो नीले के संकुचन को शुरू करता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नीले के संकुचन को क्या करेगा? शुरू। जैसा भी मैंने बताया, पी तरंग आलिंद के संकुचन को या संकुचन कहें, या मैंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था वहां पर? कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, अनुकुंचन या प्रकुंचन या संकुंचन। नीले का संकुचन। संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है। क्यू तरंग के तुरंत बाद, क्यू तरंग से क्यू, आर और एस, क्यू के तुरंत बाद संकुचन शुरू हो जाता है। जो प्रकुंचन सिस्टोल की शुरुआत का घोतक है, जिससे सिस्टोल होता है, प्रकुंचन की शुरुआत होती है किस तरंग से? क्यू तरंग से, क्यू तरंग के बाद से। पी तरंग जो आखिरी तीसरा चरण है, पहला चरण पी तरंग, दूसरा चरण जो हमारा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और तीसरा चरण है टी तरंग। नीले का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। वापस आने की स्थिति को क्या करता है? प्रदर्शित। मतलब टी तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का घोतक है। टी तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का क्या है? घोतक। कि जो टी तरंग आई है वो नीले का प्रकुंचन क्या हो गया है? समाप्त,
और नीले का अब क्या शुरू हो गया है, अनुशिथिलन। क्या शुरू हो गया है, अनुशिथिलन। ये कौन दर्शाता है, टी तरंग दर्शाता है। इससे 3 चरण हो गए हमारे, पी, क्यूआरएस और टी तरंग। ठीक है, अब वो इसमें थोड़ा नीचे चलते हैं। स्पष्टता, एक निश्चित समय में क्यूआरएस सम्मिश्रण की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है। क्यूआरएस सम्मिश्रण बटे समय, बटे क्या लगा दो, समय। क्यूआरएस सम्मिश्रण, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बटे समय लगा दो तो क्या आ जाएगा, हृदय स्पंदन दर, हार्ट बीट निकाली जा सकती है। क्योंकि हार्ट बीट हमारी हम जानते हैं 72 सेकेंड है, तो हार्ट बीट भी यहां से क्या की जा सकती है, निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी संरचना एवं आकृति सामान्य होती है, इस आकृति में कोई भी परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती है, अतः इसकी चिकित्सीय महत्व बहुत ज्यादा है। ईसीजी की आकृति में कोई भी परिवर्तन, सामान्य सभी व्यक्तियों की ईसीजी एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत पहाड़ी में ऊंचा नीचा हो सकता है, अन्यथा सभी की ईसीजी कैसी आएगी, एक समान। और अगर ईसीजी में थोड़ा भी परिवर्तन आता है तो वो क्या बताता है, बीमारी को इंगित करता है। किसको इंगित करेगा, बीमारी को इंगित करेगा। तो ये यहां से हमारा क्या कंप्लीट हुआ है, ईसीजी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो देखेंगे, अगला लेक्चर जो देखेंगे, उसमें देखेंगे हम डबल सर्कुलेशन द्विसंचरण, द्विसंचरण या डबल सर्कुलेशन वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सभी को बेटा।